Good morning, all of you. As you are aware about microeconomics, what's the meaning of microeconomics? In our previous lecture, we have completed the intro about microeconomics. Now, let's do some more about the microeconomics. And our next topic is central problems of economy. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मीन्स कि हमारी इकोनॉमी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो जिन पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है वो कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स एक प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. सेकेंड इज़ हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे प्रोड्यूस करना है. एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोड्यूस करना है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर के पास 3 चॉइस होती हैं. कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस की जाए, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस की जाए या वॉर गुड्स प्रोड्यूस की जाए. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक कंज्यूमर अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए खरीदता है, उनको फर्दर वो रीसेल नहीं करता है, तो उन्हें कहते हैं कंज्यूमर गुड्स. एंड प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर द रीसेल पर्पज और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस. मीन्स एज ए रॉ मटेरियल जिन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में जो गुड्स यूज़ होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स. एंड द थर्ड इज़ वॉर गुड्स मीन्स हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए, हमारे देश की सेफ्टी के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं लाइक राइफल, मिसाइल्स, तो इस तरह के गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उन्हें कहते हैं वॉर गुड्स. सो फर्स्ट जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसमें एक प्रोड्यूसर को चॉइस करनी है कि वो किस तरह की गुड्स बनाएगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या वॉर गुड्स. सो एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बेसिकली रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी कि एक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है कि जिसमें मैन पावर का कम इस्तेमाल किया जाता है और टेक्नोलॉजीज़ मशीनरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. एंड सेकेंड इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती हैं कि जहाँ पे मैन पावर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मशीनरी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है. अब डिसीज़न किस पे डिपेंड करता है. अगर किसी देश में मैन पावर बहुत ज़्यादा है और चीप रेट पे अवेलेबल हो जाती है तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल रहता है. और अगर कहीं पे लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस, अमेरिका, इन ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे लेबर जो है वो बहुत महंगी अवेलेबल होती है तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है. एंड आवर थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोड्यूस करना है. नाउ किसके लिए प्रोड्यूस करने में एक तो हमारे सेक्टर्स आते हैं अलग अलग, जैसे ओल्ड एज पर्सन हो गए, मिडियोट्रिक हो गए या फिर चिल्ड्रंस हो गए, तो इनमें से किसके लिए प्रोडक्शन करना है ये प्रॉब्लम होगी. सेकेंडली जो है या तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल है उनकी ओनरशिप को लेके, यानी कि उनको कम्प्लीटली आपको सेल कर देना है, उनकी ओनरशिप दे देनी है, वो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सेकेंड इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारे नेशनल इनकम में हम डिफरेंट जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल हैं उन सभी के बीच में हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जैसे लैंड के लिए आप रेंट दे रहे हैं, लेबर को आप वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस तरीके से जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो आता है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में. और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है आप इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पूरी तरह से ऑनरशिप जो है वो दे देते हैं, तो वो आपका आता है अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नाउ ये तो हमारी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है. इसके अलावा कुछ 2 प्रॉब्लम्स और आजकल जो है इन्वॉल्व की जा रही हैं, वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट नेक्स्ट जो है एक हम लेते हैं जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. So our next problem is related to the utilization of resources. This utilization of resources का मतलब होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन के लिए जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कैसे करें जिससे प्रोडक्शन जो है वो कम कीमत पे, लो रेट पे और ज़्यादा हो पाए. एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम और वी कैन सी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर सेंट्रल इकोनॉमी इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स
इट इज़ रिलेटेड टू द राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके पास रिसोर्सेज तो हैं बट हम उन रिसोर्सेज को इस तरह से इंक्रीज़ करने उनको ग्रोथ करें जिससे कि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर है बट वो स्किल्ड नहीं है, आप उन्हें जो है ट्रेनिंग दे के या आप उन्हें 3-4 या तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दें, उन्हें आप काम के बारे में अवेयर करवाएं जिससे उनकी जो है कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, काम करने की क्षमता बढ़े, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, PPC मीन्स व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ PPC? इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? PPC कर्व जो है वो शो करती है दो बेटर अल्टरनेट्स का कि किस तरह से आप कौन से गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन करें जिससे जो है सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो और उससे कॉस्ट भी आपकी कम आए। सो PPC शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स दैट an economy can produce with available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized। आप जो है ये देखेगा एक प्रोड्यूसर कि उसको किन दो गुड्स के बीच में जो है चॉइस करनी है। सपोज हम एक गुड एक्स ले रहे हैं, गुड वाई ले रहे हैं, एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि वो गुड एक्स की कितनी यूनिट बनाए, गुड वाई की कितनी यूनिट्स बनाए, ठीक है। उसमें वो जिस तरह का कॉम्बिनेशन शो करता है, जिस कर्व के थ्रू वो कॉम्बिनेशन शो किया जाता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होती है एंड इट इज़ कनकेव टू द ओरिजिन एज यू कैन शो इन द फिगर। I have drawn here one OX axis and OY axis. On OX axis I am showing good X and OY axis quantity of good Y. Now this is called our PPC curve. इससे हमें पता चलता है कि good X की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं और good Y की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हैं। यू कैन सी बाय द डायग्राम कि हम इस डायग्राम से ये शो कर सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है इस PPC कर्व के थ्रू OA और OA1 गुड वाई और गुड एक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है। इस PPC कर्व की किसी भी पॉइंट पे कोई प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। इस पे हर पॉइंट पे अलग अलग जो है आपको कॉम्बिनेशन शो हो जाएंगे गुड एक्स और गुड वाई के। सो दिस इज कॉल्ड PPC कर्व। दीज आर वी कैन से दीज आर द पॉइंट 1, 2, 3 और A, B, C और XYZ एनीथिंग यू कैन राइट हियर। ओके, now these are the property of PPC curve. It slopes downward and it is concave to the origin. Now I am asking you a question that क्या हमारी PPC कर्व शिफ्ट हो सकती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, चेंज हो सकती है? यस, ऑब्वियसली PPC कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकती है बट उसके लिए या तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना चाहिए या फिर आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाने चाहिए। अब एक तो होता है गुड एक्स में भी और गुड वाई में भी, दोनों के लिए टेक्नोलॉजी भी बेटर हो रही है, साथ साथ रिसोर्सेज भी इंक्रीज हो रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। इन दैट केस हमारी जो PPC कर्व है वो OX एक्सिस पे भी और OY एक्सिस पे भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इन केस अगर हमारी टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है या हमारे रिसोर्सेज घट जाते हैं फॉर बोथ द गुड्स, गुड एक्स और गुड वाई के लिए, तो उस केस में क्या होगा? PPC कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नाउ अगर ऐसा हो जाए कि हमारी गुड एक्स के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है ना गुड वाई के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो टेक्नोलॉजी में ना रिसोर्सेज में, चेंज हो रहा है गुड एक्स के लिए। गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, इन दैट केस क्या होगा? गुड वाई पे आपकी PPC कर्व सेम पॉइंट पे रहेगी बट गुड एक्स पे वो इंक्रीज हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है गुड एक्स के लिए तो वो क्या होगी? नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ गुड वाई, अगर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ वाई में चेंज होता है, तो वाई की जो कर्व है वो ऊपर या नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। आई होप टिल हियर you can understand that better. Now next
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को MRT बोलते हैं और इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। M मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ हमने PPC कर्व में पढ़ा कि गुड X और गुड Y की दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर हम गुड X की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें गुड Y की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर गुड Y को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो गुड X को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप खुद अपने से अंदाज़ा लगा के देखो, अगर आप बनाना एप्पल खा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी कांस्टेंट है, आप उतना ही खा सकते हैं जिससे आपका पेट भर जाए। आप 2 केले खाएंगे तो आप 1 सेब खाएंगे। अगर आप सेब बढ़ा देंगे तो आप 1 केला खा पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें है। अगर कोई प्रोड्यूसर X गुड को इंक्रीज़ कर रहा है तो Y को डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज फिक्स हैं। ठीक है, उन्हें वो अपने हिसाब से जब चाहे इंक्रीज़ नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर वो गुड Y की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देता है, X की इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर Y को इंक्रीज़ कर देता है तो X की डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू शो कर सकते हैं। लाइक इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। डेल्टा Y का मतलब होता है कि यूनिट ऑफ गुड Y डिक्रीजेस, यानी कि अगर आप X को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो Y में कुछ ना कुछ डिक्रीज़ करेंगे। तो आपने जितना डिक्रीज़ किया Y में वो अपॉन में डेल्टा X। डेल्टा X मीन्स आपने जितना X के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। देखो, आप Y की पहले A पे और इसकी A1 पे प्रोडक्शन कर रहे थे, तब आपने क्या किया, Y को डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, X को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, इस पॉइंट पे देखो, आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ आप Y की इतनी यूनिट्स ले रहे थे और गुड X की इतनी यूनिट्स ले रहे थे। अब आपने क्या किया, Y को डिक्रीज़ कर दिया और आपकी जो X की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई। कितना इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ तक। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड डेल्टा X एंड दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड डेल्टा Y। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेयर MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ओके, नाउ स्लोप ऑफ PPC शोज MRT और MOC। एज आई टोल्ड यू कि इस स्लोप से आपको पता लग जाता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया। आप किसी भी पॉइंट पे पता लगा सकते हैं। लाइक अब आप इस पे पता लगाना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करें X एक्सिस पे और Y एक्सिस दोनों पे। अब देखिए कितना डिक्रीज़ हो रहा है और कितना इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का प्रोपोर्शन निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिन में तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए जितनी यूनिट्स का आपने डिक्रीज़ किया। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आप एक बेस्ट अल्टरनेट को सेलेक्ट करने के लिए किसी दूसरे अल्टरनेट का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपका कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक आई एम गिविंग यू ए सिंपल एग्जांपल। आपने कहीं जॉब करनी है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप जो है CA भी लग सकते हैं, ठीक है, आप CA की जॉब कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जॉब कर सकते हैं, और आप एक क्लर्क की भी जॉब कर सकते हैं। अब आपके लिए बेस्ट अल्टरनेट क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उसके लिए जो आपने क्लर्क की जॉब का सेक्रीफाइस किया, उसकी जितनी आपकी सैलरी जो है डिडक्ट हुई, जो आपने सेक्रीफाइस की। मान लो आप क्लर्क की जॉब करते तो आपको 10,000 सैलरी मिलती। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं तो आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है। तो ये 10,000 जो आपने 50,000 के लिए सेक्रीफाइस किए हैं वो है इस CA के जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपने जो बेस्ट अल्टरनेट सेलेक्ट करने के लिए जिस अल्टरनेट का आपने, जिस अपॉर्चुनिटी का आपने रिजेक्शन किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसकी कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Now one more thing is included in this chapter, that what are the attainable and unattainable factors। attainable sector कौन सा होगा, PPC कर्व के अंदर का सारा एरिया आपके लिए क्या है, अटेनेबल है। बाहर का क्या है, अनअटेनेबल है। इट मीन्स आप अपने गिवन रिसोर्सेज से इस PPC कर्व के अंदर का कोई भी पॉइंट जो है अटेन कर पाएंगे, बट इसके बाहर का कोई भी पॉइंट आप अटेन नहीं कर पाएंगे। ओके,
एंड वन मोर थिंग कि पीपीसी कर्व के थ्रू आप अपने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कैसे सॉल्व कर पाएंगे. इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस को कैसे आप यूज़ करेंगे. सो व्हाट टू प्रोड्यूस को आप शो कर सकते हैं कि आप गुड एक्स गुड वाई का क्या कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं. हाउ टू प्रोड्यूस में आप टेक्नोलॉजी दिखा सकते हैं कि आप इसके अंदर की किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर का नहीं कर सकते हैं. फॉर होम टू प्रोड्यूस को भी आप पीपीसी कर्व से शो कर सकते हैं. फॉर होम टू प्रोड्यूस में आप यही देखेंगे कि डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है. गुड एक्स की ज़्यादा है तो उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, गुड वाई की ज़्यादा है तो उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है. So with this topic your chapter number 4 the introduction of microeconomics is completed. I hope it is understandable for you, and if you have any queries for this chapter I will tell you in your online class. Thank you. Have a nice day.